हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारा लीगल स्टडी। यूनिट 12 हम देखते हैं डेमोक्रेसी एंड सिटीजन और सिटीजनशिप। तो बहुत इजी यूनिट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सिंपल सी बात हम करें तो डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि अल्टीमेटली जो पावर है वो लाई करेगी इन द हैंड ऑफ द कॉमन पीपल। ये सिंपल सा डेमोक्रेसी का मतलब हुआ। और दूसरा, डेमोक्रेसी में सिटीजनशिप का होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर पाएगी विदाउट सिटीजनशिप। तो इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप है। और यहाँ सिटीजनशिप का मतलब ही क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के मेंबर, मतलब देश के नागरिक हैं, तो आपको कुछ अधिकार मिलेंगे, वहाँ के पॉलिटिकल राइट। ठीक है, आप वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको, जैसे वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना, इन द सेंस आपको इलेक्शन लड़ना है, चुनाव में आपको हिस्सेदारी लेनी है, तो वो सब चीज़ों में भी सिटीजनशिप का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि फॉरेन जो सिटीजन्स होते हैं उनको आप पावरफुल जो पोस्ट हैं, जैसे मैंने कहा पीएम है, प्रेसिडेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब जॉब आपको नहीं मिलेंगे। तो वो जो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, और दोनों के बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप का होना ज़रूरी है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम थोड़ा इसके रूट में चलते हैं कि डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं वो कहाँ पे हैं। तो ग्रीक जो वर्ड है, इसका मतलब है डेमोक्रेट, क्रेशिया। तो वहाँ से ये वर्ड निकला है डेमोक्रेसी। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे ना डेमोक्रेसिया को, तो डेमो मतलब डेमोज मतलब होता है पीपल, और क्रेटोज का मतलब होता है पावर। तो इसका मतलब है डेमोक्रेसी का मतलब भी क्या है? रूल बाय द पीपल। और ये जो है ये मोस्ट कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है। मीन्स पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी को लेके डिबेट बहुत अक्सर उठती है। और सबसे मेन जो डिबेट उठती है ना, वो किस चीज़ को लेके है पता है? वो है कि इसको किस तरीके से हम डेमोक्रेसी को सेटअप करें, हाउ टू इम्प्लीमेंट। जैसे कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, कहीं पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, कहीं पे कोई जो वोटिंग सिस्टम है वहाँ कुछ अलग है, कहीं पे अलग तरीके का वोटिंग सिस्टम है। कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जो फंडामेंटल राइट को सबसे ऊपर रखती हैं, कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जो इक्वालिटी को सबसे ऊपर रखती हैं। तो कहने का मतलब, नो डाउट प्रोसेस तो सबकी सेम ही है, इलेक्शन के थ्रू ही रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं। बट उसके बाद में इनकी जो प्रेफरेंसेस हैं कि कैसे अब डेमोक्रेसी को आगे इम्प्लीमेंट करना है, उसको लेके डिफरेंट व्यू हैं डिफरेंस थिंकर के। बट ओवरऑल एक अगर बात पे हम समझें तो वो सभी एग्री करते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि जो रूलर होंगे वो लोगों से पावर को लेंगे। सिंपल है कि रूल बाय द पीपल, ये डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब है। फिर डेमोक्रेसी की टाइप देखें तो डायरेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव और डेलिब्रेटिव, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ डेमोक्रेसी होती हैं। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन दे रखा है कि जैसे इंग्लिश अगर लॉ आप देखेंगे, मीन्स इंग्लैंड को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे आपको लिबर्टी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन फ्रेंच को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे इक्वालिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो कहने का मतलब दोनों अगर हम इसको समझें तो हमें साफ साफ अंतर देखो, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इंग्लिश भी और फ्रेंच भी। तो जो ब्रिटेन है वहाँ पे क्या होगा? लिबर्टी आपको मिलेगी ज़्यादा, फ्रीडम पे ज़्यादा जोर है। और फ्रेंच जो ट्रेडिशन है वो इक्वालिटी पे ज़्यादा जोर देता है। फिर यहाँ पे सिंपल सी बात करें कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो टाइप की लिबर्टी होती है। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या होता है? नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है, सिंपल भाषा में हम बात करें तो फ्रीडम फ्रॉम। और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम टू। अब इसका मतलब क्या होता है फ्रीडम फ्रॉम? फ्रीडम फ्रॉम का मतलब, अगर आप, जैसे आपने कोई पर्सन देखे होंगे जो अक्सर कहते हैं कि मुझे फैमिली वाले ना रोके टोके, मुझे बाहर से कोई दबाव ना हो, ठीक है, सरकार कोई हमारे ऊपर रोक टोक ना करे। मीन्स ऐसी मेंटेलिटी के लोग जो कहते हैं कि किसी भी तरीके की और रिस्ट्रेंट्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो इट मीन्स वो नेगेटिव लिबर्टी का एग्जाम्पल है। और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है? पॉजिटिव लिबर्टी होता है फ्रीडम टू। इसका मतलब वहाँ पे आप खुद की ग्रोथ कराना चाहते हैं, खुद का डेवलपमेंट आप कराना चाहते हैं। ठीक है, आपको बाहरी कॉन्स्टेंट्स, बाहरी रिस्ट्रिक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। बस आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम अपनी जो कैपेबिलिटी है और अपनी जो हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसके थ्रू हम कैसे अपने आप को डेवलप करा सकें। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का एक कॉन्सेप्ट है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ पे हमेशा से लोगों को अधिकार मिलते हैं, फ्रीडम्स होती है। ठीक है, तो इसीलिए लोकतंत्र है वो एक अच्छी सबसे पहली चॉइस ज़्यादातर लोगों की होती है। 1861 में एक बुक लिखी थी जे.एस. मिल ने, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो उसमें कैसे, एक तो उन्होंने फर्स्ट जो ओपिनियन दिया अपना वो यही है कि जो ओपिनियन है, मीन्स जो ज़्यादातर लोगों का जो ओपिनियन है उसी के आधार पे डिसीजन होते हैं। सिंपल है कि, और ये सही बात है कि सरकारें जो है वो देखती हैं कि मेजोरिटी में लोगों को क्या चाहिए। अगर वो मेजोरिटी लोगों की डिमांड जो है उसको फुलफ़िल नहीं करेंगे, लोगों के ओपिनियन को नहीं समझेंगे, तो अगली बार वो सत्ता से हाथ धो सकते हैं। तो सिंपल है कि ओपिनियन का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। दूसरा अगर हम बात करें कि बेस्ट आइडिया पिक होते हैं लोकतंत्र में क्यों? क्योंकि डिबेट होती है, बहुत सारी उस पर बहस होती है, डिस्कशन होता है, कोई भी जब कानून बनता है तो बेस्ट जो आइडिया है वो पिक किया जाता है मेकर्स के द्वारा। और थर्ड क्या है कि जो ये डेमोक्रेटिक कंट्रियाँ होती हैं, ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग और रैशनैलिटी की क्वालिटी को ये प्रमोट करती हैं, क्योंकि इसमें बाहर कोई दबाव किसी का नहीं होता है। तो ये तीन वो बेस्ट एग्जांपल देते हैं कि क्यों लोकतंत्र अच्छा है। सेम जो नोबल हमारे जिनको प्राइज़ मिला था, अमर्त्य सेन, उन्होंने भी यही बोला था कि लोकतंत्र में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा। यहाँ फेमाइन का मतलब होता है ना सूखा, तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ सूखा किस रूप में वो कह रहे हैं, वहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं ना उनके वेलफेयर के लिए हमेशा से डेमोक्रेटिक कंट्रियों में काम होता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि लीडर्स को भी पता है कि अगर हमने लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं हमें आगे कोई चुनाव में वोट नहीं देगा। सेम विंस्टन चर्चिल जो थे, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ठीक है, तो इन्होंने भी कहा था कि नो डाउट कुछ लोकतंत्र डेमोक्रेसी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लूप होल्स हैं, लेकिन स्टिल अगर हम बात करें और अदर जो जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें लोकतंत्र जो है वो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट है। तो ये डिफरेंट हमने अमर्त्य सेन, विंस्टन चर्चिल और जॉन स्टुअर्ट मिल, इन सब के रेफरेंस के थ्रू देखा हमने कि वाई डेमोक्रेसी इज़ सुपीरियर एज कम्पेयर टू द अदर जो एस्टेब्लिश सिस्टम्स हैं। फिर कुछ और डेमोक्रेसी के मीनिंग क्या क्या आएंगे कि रूल बाय द पुअर, डिसएडवांटेज, आपको पता ही है हर एक वर्ग के लोग इसमें गवर्नमेंट में होते हैं। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, वेलफेयर स्कीम और ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, तो सोशल इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करने में हेल्प मिलती है। डिसीज़न हमेशा मेजोरिटी के आधार पे ही लिया जाता है। माइनॉरिटी जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। इसके अलावा ब्रॉड सेंस में हम देखें तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंट मीडिया, जुडिशरी, ह्यूमन राइट, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें भी हमें लोकतंत्र में दिखाई देती हैं। और ये सारे के सारे जो हैं ये बेसिक फीचर्स कहलाए जाते हैं लोकतंत्र के। मीन जहाँ जुडिशरी अलग मिलेगी, मीडिया इंडिपेंडेंट होगी, ह्यूमन राइट से रिलेटेड चीज़ें भी बहुत बारीकी से नज़र रखी जाएगी, रूल ऑफ लॉ होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर वो थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं कि यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया का जो लोकतंत्र है वो नो डाउट हमेशा से बेस्ट रहा है। उसकी वजह क्या है वो क्यों बताते हैं, तो वो पहले इसको समझो कि जैसे देखो, नो डाउट हमें दिखता ऐसा है कि ग्रीक जो मॉडल है वहाँ पे सबसे पहले लोकतंत्र स्टार्ट हुआ, लेकिन वहाँ पे वुमेन और स्लेव, ठीक है, और बाहरी जो इमिग्रेंट्स होते थे, जो लोग ग्रीक में जाके बसते थे, उनको याद रखना कोई भी पॉलिसी मेकिंग में या वोटिंग में कोई अधिकार नहीं होता था। तो साफ सोच के देखो, चलो बाहरी लोगों को तो आप एक थोड़ी देर के लिए हटा दो, लेकिन आपने सोचो गुलाम और वुमेन, इनको तो इतना भी आपकी नज़र में आपने नहीं समझा कि ये वोट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो ग्रीक मॉडल है डेमोक्रेसी का वो सही मॉडल नहीं था। सेम आपने देखा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी जो 1789 में हुआ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टेनिटी पे जोर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा जो राइट हैं वुमेन के, वो सोचो फ्रांस में 1944 में जाके, मतलब कितने सालों, यहाँ देखो कब से संघर्ष चल रहा है, 100-150 साल बाद जाके वुमेन को राइट मिले। ब्रिटेन में जो वुमेन को वोटिंग राइट मिला वो 1928 में मिला। बल्कि देखा जाए तो ब्रिटेन तो हमेशा से आज़ाद ही रहा है ना, लेकिन फिर भी देखो वो वोटिंग राइट नहीं दे पाया वुमेन को। यूएसए में जाके 1920 में मिला है। और इवन ब्लैक जो वुमेन और मेल थे, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन एंड मेल यूएसए में, उनको तो 1965 में जाके मिला है।
आप सोच के देखिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें तो जब हम आज़ाद हुए, जब हमने अपना संविधान बनाया, तब से ही हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपनाया है। मीन सभी को हमारे यहाँ पे वोटिंग राइट का अधिकार था। तो कितनी बड़ी बात है ये। दूसरा, आप सऊदी अरेबिया में देख लो, 2015 में जाके वुमेन को म्यूनसिपल इलेक्शंस में वोटिंग राइट मिला है। ठीक है ना, जो लोकल इलेक्शन होते हैं, याद रखना वैसे सऊदी अरेबिया में इलेक्शन होते नहीं है पीएम प्रेसिडेंट के लिए, वो वहाँ के जो लीडर्स हैं, फैमिली एक चलती आ रही है, वही रूल करते हैं। लेकिन हाँ, सऊदी अरेबिया में लोकल लेवल पे अभी थोड़ा सा डेमोक्रेटिक सेटअप को स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे जितनी भी हमने चीज़ें देखी, वो क्या दिखाती हैं, वो दिखाती हैं कि इंडिया जो है वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल को लेके चल रहा है स्टार्टिंग से ही। और इवन हमारा जो वे ऑफ लाइफ स्टाइल रहा है पहले एंशियंट में, वो भी डेमोक्रेटिक ही रहा है। बीच का कुछ टाइम पीरियड हम हटा दें, जो ब्रिटिशर और जो बाहरी आक्रमण हुए उसको छोड़ दें, तो नो डाउट और हमारे यहाँ पे रूलर ज़रूर थे, लेकिन जब वो निर्णय कोई भी लिया जाता था उसमें बहुत बारीकी से चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। और सबसे मेन चीज़ है कि वे ऑफ लाइफ स्टाइल हमारे यहाँ पे, आपको देखो पता है, बोलने की आज़ादी, डिबेट, आपको पता है हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में डिबेट को बहुत बड़ी जगह दी गई थी स्टार्टिंग से ही। तभी वाद और ये प्रतियोगिताएं और इवन रिलीजियस को लेके भी कितनी डिबेट्स हमारे यहाँ पे हुई हैं, तभी बेस्ट से बेस्ट ग्रंथ और ये सारी चीज़ें निकली हैं। ठीक है ना। तो इंडिया का जो लाइफ स्टाइल रहा है वो हमेशा से ही डेमोक्रेटिक रहा है। और अगर और रियल उसमें देखें मॉडर्न टाइम में, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब से हमने अपनाया है, हमारा बेस्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है, जो दुनिया में कहीं नहीं था। क्योंकि जितने भी मैंने अभी नाम लिया, फ्रेंच, ब्रिटेन, यूएस, आप सोच के देखो, ये अपने आप में बनते हैं इनकी नज़र में कि हम बहुत डेमोक्रेटिक है, लेकिन क्या ये रियल में है? मतलब इन्होंने भी देखो कितना भेदभाव किया है वुमेन के साथ, ब्लैक लोगों के साथ। ठीक है ना। बट इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया स्टार्टिंग से ही सबको एक साथ लेके चला है। आगे है प्रोसीजरल को मिनिमलिस्ट भी बोलते हैं, और सब्सटेंसिटिव को मैक्सिमलिस्ट डायमेंशन। देखो इसमें रटना नहीं है, सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ। ये मतलब क्या होता है प्रोसीजरल और सब्सटेंसिव का। प्रोसीजरल का मतलब होता है वो तरीके जिसके थ्रू आप डेमोक्रेसी को अटेन करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, प्रोसीजरल डायमेंशन का मतलब है योर फोकस ऑन द प्रोसीजर और मीन्स, कौन कौन से साधन, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू आप लोकतंत्र को अटेन करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि लोकतंत्र को अगर हमें अटेन करना है तो क्या करना होगा। सबसे पहले आप कहेंगे पॉलिटिकल राइट देना होगा सभी को, ये तो बेसिक है ना, राइट टू वोट। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा, आपको इंस्टीट्यूट सेटअप करने होंगे, मीन्स इलेक्शन कमीशन हुआ इस तरीके से, वो एक हो गया। ठीक है। तीसरा, फ्री एंड फेयर आपको इलेक्शन कराना होगा, टाइम पे इलेक्शन कराने होंगे। ये कुछ तरीके हैं, मीन्स आपको इन पे फोकस करना होगा, तब सही मायने में लोकतंत्र को आप अटेंड कर पाएंगे। तो ये हुआ प्रोसीजरल डायमेंशन। ठीक है। और यहाँ पे एक बुक लिखी थी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, है ना। तो जोशप ने ये बुक लिखी थी, उन्होंने यहाँ पे साफ कहा है कि जो राजनीति होती है, मीन्स यहाँ जो अगर हम बात करें जो लोग चुन के जाते हैं, वो पीपल्स वोट के थ्रू कम बहुत कंपटीशन होता है, और उसमें जो इंडिविजुअल जो सबसे ज़्यादा कैरी करेगा वोट को, फिर वही आपको पता है जीतता है। यहाँ सिंपल बात वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोकतंत्र में जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, जब कोई अरेंजमेंट होती है तो उसमें कंपटीशन बहुत टफ होता है। इसीलिए लोकतंत्र में बेस्ट निकल के चीज़ें आती हैं, क्योंकि जितने भी लीडर उनको सबको पता है अगर हमने काम नहीं किया, आपने देखा भी है ये बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं उनकी अकल ठिकाने आ गई जब हारते चले गए। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि जो लोगों का जो वोट है वो आप बहुत मायने रखता है। सेम आगे जो हुंगिंगटन है उन्होंने भी सेम कहा। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शंस होते हैं उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल रोल प्ले करती है डेमोक्रेटिक को सेटअप करने में। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बताई प्रोसीजर से रिलेटेड। अगर इसमें एक और चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमने जो इलेक्टेड जो लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर हमने उनके ऊपर बारीक नज़र नहीं रखी, ठीक है, और हम उन्होंने अपनी मनमानी की और हमने ज़्यादा एक्टिवली होकर पार्टिसिपेट नहीं किया। देखो यहाँ बात ये है कि अगर सिर्फ हम वोट करते हैं और इसके अलावा हम कोई भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, बारीक से नज़र नहीं रखते गवर्नमेंट पे, तो वो फिर कल को जाके
कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी चीज़ें चली जाती हैं। और ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील में 1980s 1990s के दौरान हुआ भी है। सेम यहाँ बोलते हैं कि सेंट्रल एशिया की जो कंट्रियाँ हैं, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल मैं कहूँगा पाकिस्तान ले लो। श्रीलंका में अभी क्या हाल है आपको पता ही है। इवन इंडिया में भी मतलब लोकतंत्र रहा जरूर है, लेकिन सोच के देखो हमारे यहाँ कितनी वोट बैंक राजनीति, कितनी बेकार तरीके से चीज़ें हुई हैं। और खासकर जो टाइम पीरियड था ये कोएलिशन वाला, गठबंधन की सरकारें, सोच के देखो आप, बिल्कुल अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग भी आके सरकारें बना रहे हैं, सरकारें गिर जा रही हैं वो सरकारें। और इसीलिए इंडिया पहले इतना पावरफुल कहीं पे अपनी बात नहीं रख पाया, क्योंकि जब आप खुद ही एकजुट नहीं हो तो आप क्या ही आपके बात में दम होगा। लेकिन जो भी पार्टी मेजोरिटी में आती है ना, तो उसकी बात में भी दम होता है और उस पीएम में भी दम होता है। क्योंकि वो जब भी कहीं जाएंगे तो उनको दूसरी कंट्री को पता है कि भाई इनकी पार्टी बिल्कुल अपने दम पे सत्ता में आई है। ठीक है। तो याद रखना वही कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो बहुत बेकार और बहुत कमज़ोर होती है। और सिंपल सी यहाँ पे यही बात है कि जो भी कंट्रियाँ ये प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को अच्छे से नहीं निभाएंगी, जैसे पाकिस्तान ले लो, मैंने कहा कभी मिलिट्री रूल आ जाता है, कभी सरकारें गिर जाती हैं, तो क्या है ये? तो इसका मतलब उनका जो प्रोसीजरल सिस्टम है वो ठीक नहीं है। ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत नीचे की ओर ले जाएगा। टैली कार्ल जो हैं वो क्या बोलते हैं कि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कई बार फॉल्स ही दिखाई देता है। मींस क्यों? क्योंकि इन मिनिमलिस्ट स्टेट में वो कहना ये चाह रहे हैं कि कई बार जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रियल पावर है, जो लोगों को जो फ्रीडम और राइट मिलते हैं, कई बार उनको इग्नोर किया जाता है। ठीक है। और इसीलिए जो लोकतंत्र है फिर वो फेल होता है। नेक्स्ट, सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी अगर हम देखें तो उसका क्या मतलब है? सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों को पॉलिटिकल राइट के साथ साथ आप सोशल इक्वालिटी भी प्रोवाइड करेंगे, लोगों के वेलफेयर के लिए आप काम करेंगे, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरवेन करेंगे। ठीक है। लोगों को अधिकार देंगे, मार्जिनलाइज जो सेक्शन है, वुमेन, पुअर, उन सबको प्रोटेक्ट करेंगे। बात सिंपल है। देखो सब्सटेंसिव का मतलब ये है कि जब सरकार जैसे कंपेन करती है, घोषणा पत्र निकालती है, तो उसमें वो स्पेशली मेंशन करेंगे कि हम वुमेन के लिए ये करने जा रहे हैं, गरीब लोगों के लिए करने जा रहे हैं, हम सोशल जो इनइक्वालिटी है उसको रिमूव करेंगे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक समझ आया होगा कि कॉमन गुड के रूप में और डिसीजन लिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कॉमन गुड का मतलब भी है जो ज़्यादातर लोगों के लिए फ़ायदेमंद जो चीज़ है। तो सब्सटेंसिव जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा से सोशल और इकोनॉमिक रूप में जो डिफरेंसेस है, जो कमियां हैं, उसको दूर करने का काम करती हैं। और सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी पे जो जोर है वो है जॉन लॉक और रूसो, एमिनल कंत, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन सभी ने कहा है कि हमें दोनों ही, मीन्स हमें जो प्रोसीजरल है उसको भी, डायमेंशन को भी अच्छा बनाना होगा, वो भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, और सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी को भी हमें मजबूत करना होगा। ठीक है। और ये है। आगे अगर हम देखें, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसे ये जब आप पॉइंट लिखेंगे ना, जैसे जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको ये थिंकर के नाम यहाँ पे ज़रूर मेंशन करने हैं, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक ना। थिंकर के नाम आप ज़रूर उसमें रखेंगे। और इसके और चीज़ अगर आपको नहीं पता किस तरीके से आंसर लिखते हैं, तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। तो वो इजी वे में, मीन्स पूरी यूनिट के नोट्स आपको, और 2 पेज में, मैक्सिमम 2 से ढाई पेज में वो नोट्स होते हैं। ठीक है। तो वो आप उसको बाई कर सकते हैं, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शंस में दी हुई है। ठीक है। ओनली 10 रुपीज़ में वो हैं, तो उसके थ्रू भी आप चीज़ें बेहतर तरीके से आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ डेमोक्रेसी पे हम चलते हैं। तो वो क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और सबसे पहले तो अगर हम देखें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, याद रखना, ग्रीक टाइम पे होती थी, और ये बड़े देशों में या जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो जाके और पार्टिसिपेट करते हैं और रूल्स मेकिंग में। सिंपल सी हम बात करें कि पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ रूल, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं, वो डायरेक्ट ही जाके, जैसे कि एक गांव में ले लो, मान लो गांव में 18 साल से ऊपर जो लोग हैं वो मान लो किसी एक ग्राम पंचायत के वो मेंबर हो गए, और मान लो ऐसे लोगों की संख्या टोटल 2,000 है किसी गांव में, और मान लो किसी बात पे निर्णय लेना होता है तो उन 2,000 लोगों का पूछा जाएगा कि भाई बताओ क्या करना है। तो वो इसका मतलब डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना वो लोग।
और उसमें क्या है, जो मेजोरिटी जो बोलेगी वो मान लिया जाएगा। तो ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन फिर दूसरा जो तरीका है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लोग अपने जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको चुनते हैं, और इलेक्टेड मेंबर्स जाके पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज में चुनाव कराते, सॉरी, जो लॉ है वो बनाते हैं। तो ये दो टाइप के आपको डेमोक्रेसी दिखाई देंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और आज के दिन जो हम बात करें तो याद रखना वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही ज़्यादातर कंट्रीज़ में है। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में फिर फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया में है, जहाँ पे पीएम मोस्ट पावरफुल हैं, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यूएसए में है, जहाँ पे प्रेसिडेंट मोस्ट पावरफुल होते हैं। तो ये डिफरेंस टाइप की डेमोक्रेसी हमने देखी। नेक्स्ट स्टेप सिटीजनशिप, जो टॉपिक है वो सिटीजनशिप जो कॉन्सेप्ट है उसकी जड़ें भी बहुत पुरानी हैं। बट पहले जो ये सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट होता था ये वो सिर्फ और सिर्फ सिटी के लिए होता था, स्टेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसका मतलब जैसे ग्रीक टाइम में क्या होता था ना, सिटी स्टेट, इसीलिए उनको सिटी स्टेट बोला गया है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ आप जिस सिटी के नागरिक हो ना, मतलब वहाँ पे आप देश के नागरिक की बजाय आप सिटी के नागरिक हो, ये वहाँ पे मेन चीज़ होती थी। जैसे एक एग्जांपल है, मान लो आप दिल्ली से हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप इंडियन बाद में हैं, ठीक है, मतलब पहले रूल की मैं बात बता रहा हूँ, जो एंशियंट टाइम के अकॉर्डिंग हम चलें, तो इसका मतलब है कि आप इंडियन की बजाय आप दिल्ली वासी, आपकी जो सिटीजनशिप है वो दिल्ली की होगी। वो इस तरीके से पहले सिस्टम होता था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, फुल और इक्वल मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट आया, और अकॉर्डिंग टू टी एच मार्शल, तो उन्होंने यही कहा कि सिटीजनशिप का मतलब भी है कि फुल और इक्वल मेंबरशिप। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ड्यूटीज़ मिलेंगी, आपको कुछ राइट्स मिलेंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी। भाई एक छोटी सी चीज़ है, आपको अगर अधिकार मिलते हैं, राइट मिलते हैं, तो उसके साथ साथ आपको ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेंगी। अब एक बात तो हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी ड्यूटी भी तो हैं कि देश के खिलाफ जाके नहीं बोलना, टाइम पे अपना टैक्सेशन देना, और इमरजेंसी में कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मिलिट्री सर्विस में भी जाके हेल्प करवाना, राइट टू वोट देना, ये भी एक ड्यूटी के तहत ही है। तो ठीक है, फिर सेम हमें मान लो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन उसमें हम कुछ ऐसा ना बोलें जो देश के खिलाफ हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो टी एच मार्शल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट है। फिर नॉर्मन जो है वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि सिटीजनशिप के लिए 3 मेजर डायमेंशन है। पहला डायमेंशन है कि लीगल स्टेटस आपको एक मिल जाता है कि आप इस पर्टिकुलर कंट्री के नागरिक हैं, तो इसलिए आपको फिर सारे अधिकार उस देश के मिल जाएंगे। दूसरा जो है वो है कि आप फिर एक्टिवली होके पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि आप जिस देश के नागरिक हैं जहाँ पे आपको सारे अधिकार मिल रहे हैं, आप चुनाव में भाग ले सकते हैं, आप इवन चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप एक्टिवली होके पार्टिसिपेट वहाँ पे कर पाएंगे। और अगर जहाँ पे आपको नागरिकता ही नहीं मिली तो आप भी थोड़े से क्यों आप सोचेंगे कि क्यों ही पार्टिसिपेट करना, फिर तो क्यों ही अपनी एनर्जी वेस्ट करनी। लास्ट जो डायमेंशन उन्होंने बोला कि एक यूनिक आइडेंटिटी आपको मिलती है ठीक है, और आपके पीछे एक हिस्ट्री जुड़ी होती है फिर, और आपके कल्चर, आपके रिलीजन, और मतलब आपकी कंट्री के हिसाब से भी आपको जाना जाता है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन वो बताते हैं कि सिटीजनशिप के क्या क्या फ़ायदे हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम बात करें कि 3 डिस्कोर्स मीन सिटीजनशिप के 3 अदर डायमेंशन भी हैं। तो पहला है सिविल और रिपब्लिशियनिज्म, ये क्या कहते हैं, लिबरल का व्यू क्या है और क्रिटिकल लोगों का क्या व्यू है। तो जो सिविक रिपब्लिशियनिज्म जो है, ठीक है, इसको रिपब्लिक भी हम समझ सकते हैं। तो सिविक रिपब्लिक जो है ये क्या है, इनका मानना कि स्टैंड्स फॉर लव एंड सर्विस। ये चाहते हैं कि देश के लिए आप काम करें, देश से प्रेम करें, कम्युनिटी से प्रेम करें, एकजुटता। तो एक स्ट्रॉन्ग जो वैल्यूज़ हैं या देश को सबसे ऊपर रखना, ये इन लोगों का मानना है। लिबरल जो सोच है सिटीजनशिप को लेके वो ये है कि भाई हमें देश और इन सब की बजाय सबसे पहले हमें इंडिविजुअल जो है अपने अधिकार, अपनी एंजॉय, अपना फ्रीडम, उस चीज़ पे हमारा जोर होना चाहिए। तो लिबरल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप का मतलब ये खुद की ग्रोथ करवाना, खुद के राइट और खुद के अधिकारों की रक्षा करना। और जो क्रिटिकल हैं वो क्या करते हैं, वो इन दोनों के अगेंस्ट में हैं। तो उसमें कौन है, फेमिनिस्ट हैं और कल्चरलिस्ट। और वो क्या है, वो कहते हैं कि नहीं, हमें पुरानी जो आइडेंटिटी है उसको रखना चाहिए बचा के। ठीक है, और या नाम से ही समझ आ रहा है कि इसका मतलब ये दोनों जो ऊपर लिबरल के भी अगेंस्ट हैं और देश, और या देश के देखो,
आपको लगेगा कि क्या ये जो थर्ड जो वाले लोग हैं क्रिटिकल, ये सिविक के भी अलग हैं क्या, अगेंस्ट हैं? यहाँ देखो अगेंस्ट इस सेंस में है कि सिविक जो है मैंने बताया वो लव सर्विसेज टू अदर कम्युनिटी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ये जो है ना क्रिटिकल, ये थोड़े कंजर्वेटिव टाइप हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर हमें किसी अपने धर्म की रक्षा करना है तो हम दूसरों को नुकसान भी बेशक पहुंचा सकते हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंजर्वेटिव, आप समझ सकते हो ना। मान लो आपकी फैमिली में तीन तरीके के लोग ले लो। एक वो हैं जो कहते हैं अरे मोहब्बत बांटो, प्यार से रहो, अपना सब मिलजुल के रहो, इस तरीके से। एक जो सोच के होंगे लिबरल, वो कहेंगे नहीं नहीं, खुद में इंजॉय करो, किसी से कोई मतलब नहीं है, आप जैसा खुद मतलब वैसा आप अपना ध्यान रखो। और थोड़े क्रिटिकल हैं, वो कहेंगे कि नहीं, हमें अपनी वैल्यूज़ को बचाना है, ठीक है, हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना है, और अगर किसी कोई ऐसे बीच में हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम उसके खिलाफ जा सकते हैं, मारना हमें होगा, मतलब आप समझ गए होगे, थोड़ा क्रिटिकल ऑर्थोडॉक्स जो व्यू है। ठीक है ना, तो ये तीन हमने यहाँ पे व्यू देखे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन। कि ग्रीक टाइम पे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट था वो सीमित था, क्योंकि उस समय जो स्लेव और जो ये महिलाएं थी उनको तो अधिकार ही नहीं थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जो सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है ये इमर्ज्ड हुआ। फिर एंशियंट रोम में हम बात करें तो वहाँ पे भी देखो सिर्फ जो रिच क्लास थी, जिनको पेट्रिशियंस बोला जाता है, तो रिच क्लास को ही सिर्फ सिविल और पॉलिटिकल राइट थे। तो ये ग्रीक और रोमन में हमने देखा कि जहाँ पे जो राइट थे, सिटीजनशिप का जो अधिकार था वो बहुत लिमिट में था। लेकिन बाद में धीरे धीरे यूरोप में क्या हुआ, अपने अधिकारों के लेके और जो संघर्ष हुए, जो मूवमेंट हुए, उसके बाद वेरियस थिंकर उठे जैसे हॉब्स, लॉक, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। उन सब में भी पहली बार यहाँ पे जिक्र किया गया डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन, जिसमें लोगों ने पहली बार फ्री और ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल को फ्री करने की बात की गई, और फ्रीडम के लिए बहुत सारा उन्होंने अपनी जो आवाज़ें हैं वो उठाई। तो कहने का मतलब यूरोपियन में जो फेज़ आया एक, इसको हम रिफॉर्मेशन फेज़ भी बोल सकते हैं, उसके बाद से ये जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का ये और ज़्यादा इमर्ज्ड हुआ। तो सबसे पहले तो आज़ादी के लिए संघर्ष किया गया था, और जैसे लोगों को आज़ादी मिली, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें, उसके बाद फिर एक सेंस ऑफ नेशनहुड की फीलिंग जगी कि भाई हम किसी पर्टिकुलर देश के नागरिक हैं। सोचिए, देखो आप किसी को अधिकार ही नहीं दोगे, उससे पहले किससे उम्मीद आप कर सकते हैं कि वो अपने देश के प्रति समर्पित हो पाएगा? क्योंकि जिस देश में आपके साथ भेदभाव किया जाता है तो आपके अंदर वो फीलिंग आएगी ही नहीं। तो पहले इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब को ध्यान रखा गया है, और यही सब यूरोप में आवाज़ें उठी, और उसके बाद ये सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ये इमर्ज्ड होके आया। अब है कि जो ये रिलेशन क्या है लोकतंत्र और सिटीजनशिप में। तो पहली बात तो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी भी नागरिक को जो सिटीजनशिप मिल गई, जैसे हम इंडियन सिटीजन हैं, हमें सिटीजनशिप मिल गई, तो हमें अधिकार मिले, फंडामेंटल राइट, सारी चीज़ें जो मैंने बताई, लेकिन उसके साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें ध्यान में रखते हुए अपने देश की भलाई के लिए काम करना है। तो रॉबर्ट जो ढाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, पॉलिटिकल थिंकर, वो साफ साफ बोलते हैं कि जो सिटीजन है उनको खुद के राइट के साथ साथ दूसरों के जो राइट्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसी से लोकतंत्र जो है वो मजबूत होगा। और सेम जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट मीडिया, इन सब का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पहला एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और जो डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा। दूसरा एक्टिव एंड पेसिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है आप बढ़ चढ़ के भाग लेते हो, आप वोट करते हो, लोगों पॉलिटिशियन के कामों पे नज़र रखते हो, डिबेट करते हो, ठीक है, इन सब चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करते हो बढ़ चढ़ के, यही है एक्टिव। पैसिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ आप वोट दे देते हो और आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, कौन राजनेता क्या कर रहा है, तो इसका मतलब ही पैसिव पार्टिसिपेशन है। सिंपल सी मतलब आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो ऑफकोर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसी के थ्रू आप जो अपनी सरकार के ऊपर दबाव बना पाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी थिंकर हैं, रूसो, ठीक है, जे एस मिल, अरिस्टोटल, उन सभी ने कहा है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हुआ ना, तो जो देश है, जो डेमोक्रेसी है, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, और जो ये लीडर हैं ये अपनी फिर मनमानी करेंगे। ठीक है, तो या तो पाकिस्तान जैसा हाल होगा या श्रीलंका जैसा हाल होगा। ठीक है, म्यांमार में आप देख लो, वहाँ पे मिलिट्री रूल है। और इसके अलावा अगर हम और कुछ कंट्रियों की बात करें, और जैसे अलग अलग क्राइसिस, पहले बांग्लादेश में भी बहुत इंस्टेबिलिटी रहती थी।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कि एक्टिव पार्टिसिपेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पे सैमुअल जो हुंटिंगटन है वो भी यही बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट की हमें कमियों को और डेमोक्रेसी को जितना ज़्यादा अगर हमें मजबूत करना है तो हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको बढ़ावा देना होगा कि वो पार्टिसिपेशन करें, अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और इनएक्टिवली नहीं, क्योंकि इनएक्टिव का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसका मतलब भी है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट आप वोट जाके कर देते हैं और दैट्स इट। तो ये सही मायना नहीं है ना कि आप जाके वोट करें, सिर्फ आपको वोट करना ही थोड़ी ना है, आपको ये भी तो ध्यान रखना है कि कौन लीडर कैसा काम कर रहा है, तभी तो आप आगे चल के फिर उस हिसाब से चुन पाएंगे। ठीक है, तो ये है, तो ये सारे जो थिंकर्स हैं आप इनको मेंशन कर सकते हैं और बिल्कुल जो टू द पॉइंट अपने आंसर्स में आपको ये चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट है इशू ऑफ आइडेंटिटी कि सिटीजनशिप जो जब मिलती है हमें, तो एक हम मेंबर हो जाते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के और हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, हमारा एक कल्चर, एक रिलीजन, एक एथिक्स, मतलब एक हमारी पूरी प्रॉपर आइडेंटिटी होती है और पूरी दुनिया में हमारी पहचान होती है। ठीक है, तो इसको हमें प्रिजर्व करना होगा। साफ है कि आजकल दिन ये दुनिया, आपको पता है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, मल्टी कल्चर वर्ल्ड में हम रहते हैं। ठीक है ना, तो हमारे सामने चैलेंजेस भी बहुत हैं। तो उन चैलेंजेस को करने के लिए सबसे मेन क्या है कि जो भी नागरिक या जिस भी कंट्री में हम बात करें तो वहाँ के हर सिटीज़न को कुछ जो राइट्स हैं, जैसे स्पेशली माइनॉरिटी की यहाँ बात की गई है, और उन लोगों को वो अधिकार सारे मिलने चाहिए, तभी सही मायने में वो जो देश है वो डेमोक्रेटिक और ज़्यादा मजबूत हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी के अधिकारों की बात की गई है, उनके जस्टिस दिलाने की, एक यूनाइट रखने की, फ्रीडम उनकी, ये सारी जो चीज़ें हैं, और ये जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी उतना जो देश है वो मजबूत होगा। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर हमारा। और सेम वही चीज़, अगर आपको बिल्कुल क्रीम नोट्स चाहिए और 2 से ढाई पेज में, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप मुझे मेल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।